मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम है। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, मौसम आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली की जानिब जा रहा है और दिन भी छोटे होने लगे और शहरियों के मूड मिजाज भी बदलने लगे हैं। वैसे भी कहा जाता है ना कि बदलते मौसम उदासियां लाते हैं, तो लोग बिला वजह मायूस, उदास, परेशान रहने लग जाते हैं। ये तमाम सोचें मौसमी असरात का भी नतीजा हो सकती हैं। ये मैं नहीं कह रही बल्कि ये रिसर्चर्स बता रहे हैं। एक आलमी तहकीक की गई है जिसमें माहिरीन की जानिब से ये बताया गया है कि हर 3 में से एक फर्द मौसमी तब्दीली की कैफियत का शिकार हो जाता है और ख़वातीन इसका ज़्यादा असर लेती हैं। माहिरीन इसे सीजन इफेक्टिव डिसऑर्डर का नाम देते हैं और ये भी कहते हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं है, ज़रा सी अपनी रूटीन तब्दील करके आप इस कैफियत और उदासी को दूर कर सकते हैं। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, अच्छे दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त गुजारिए, घर वालों को थोड़ा टाइम दीजिए, घर या दफ्तर के काम को बर्डन समझने की बजाय इसे मैनेज कीजिए, खुश दिली से कीजिए, तो आपके मिजाज भी बेहतर होने लगेंगे। क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ऑफिस तो हर रोज़ जाते हैं, अपने काम की जगह पर हर रोज़ जाते हैं, लेकिन बेदिली से काम करते हैं। भाई काम तो आपको करना है, बेदिली से भी करना है और खुश दिली से भी करना है, तो अच्छा है ना कि खुश दिली से कर लीजिए, अपने खून को भी ना जलाइए और खुश भी रहिए। ये हमने आपको बता दिया है कि आपके मिजाज किस तरह से ठीक रह सकते हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अभी हम आपको बताएंगे कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आज से बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है और पहली बार ज़ायरीन के लिए शटल सर्विस भी फराहम की जाएगी। क्या क्या सहूलियात होंगी, राहिल सैयद रिपोर्ट में बताएंगे। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स 977वें उर्स की तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। मंगल के रोज चादर पोशी से 3 रोजा तकरीबात का आगाज होगा। मज़ार को फूलों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। ज़ायरीन के लिए पहली बार शटल सर्विस भी शुरू की जा रही है। दूध की सबील के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। हलीम और देसी घी के हलवे की तैयारी का सिलसिला भी जारी है। मैनेजर गुलाब इरशाद ने बताया कि ज़ायरीन की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए तैयारियां मुकम्मल हैं। ज़ायरीन के ठहरने के लिए बंदोबस्त किया हुआ है, 2 स्कूलों में बंदोबस्त है और सामने जो है पनाहगाह उसमें हमने अरेंज किया हुआ है कोऑपरेट करके बैतुल माल से। और इसके साथ साथ ये है कि जो माजूर और बुजुर्ग अफराद हैं उनके लिए हमने शटल सर्विस पहली दफ़ा शुरू की है। इसके अलावा मज़ार शरीफ पे जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पहले 3 लेयर में होती है, इस दफ़ा 5 लेयर में हम कर रहे हैं। तकरीबात के तीनों रोज 133 CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकार मुख्तलिफ मकामात पर फराइज सर अंजाम देंगे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी कि सिक्योरिटी के भी खासे सख्त इंतजाम किए गए हैं और ख़ास तौर पर ज़ायरीन के लिए उनकी सहूलियात के लिए हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश की जा रही है। शहरियों के लिए जो शहर में सहूलियात मौजूद है उनकी बात करें तो मेट्रो बस सर्विस की इमलाक और अशिया की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने एक अहम प्लान बना लिया है। निजी सिक्योरिटी कंपनी को हायर करके 75 करोड़ से ज़ायद का मुआवजा भी अदा कर दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि मेट्रो सर्विस के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्द हल कर लिया जाएगा। क्या क्या मसाइल हैं, कब तक हल हो जाएंगे, शेख जैन रिपोर्ट में बताएंगे। शहर के नजरअंदाज मेगा प्रोजेक्ट की सुनी गई। मेट्रो बस की सेफ्टी और सिक्योरिटी सिस्टम में बेहतरी का प्लान बना लिया गया। फैसला मेट्रो बस मंसूबे पर अशिया की चोरी के मामूल के पेशे नजर किया गया। इमलाक को चोरी से बचाने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी हायर करने का फैसला किया गया। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने सिक्योरिटी कंपनी को ठेका देने के लिए PC1 भी बना लिया। सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए निजी कंपनी को ठेका 3 साल के लिए दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत सिक्योरिटी कंपनी को 75 करोड़ 8,45,000 रुपए अदा करेगी। मेट्रो बस के 27 स्टेशन पर सिक्योरिटी का अमला तैनात किया जाएगा। हिफाजती अमला 24 घंटे 3 शिफ्ट्स में काम करेगा। सिक्योरिटी तफवीज करने का ठेका बिड के जरिए दिया जाएगा। शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी कि आखिरकार इंतजामिया जाग उठी है। मुसलसल हम कई बार इस मसले पर बात कर चुके हैं कि जो मेट्रो बस सर्विस के बरकीज़ीने हैं वो ख़राब हो चुके हैं। वहाँ पर जितनी भी मशीनें नस्ब की गई थी वो अक्सर ख़राब हुई पड़ी हैं, जिसकी वजह से शहरियों की तो मौज लगी हुई है लेकिन सरकारी खजाने को नुकसान पहुँच रहा है। आखिर जी अब ठेके किए जा रहे हैं और तमाम मामलात को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से बात करेंगे जी लाहौर की फ़ज़ाओं की, जहाँ पर बढ़ती हुई आलूदगी फिर स्मोक की आमद का पता देने लगी है और एयर क्वालिटी इंडेक्स ने
खतरे की घंटी बजा दी है। 15 अक्टूबर के बाद फसलों की बाकियात को आग लगाने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, जो कि फजाई आलूदगी मजीद बढ़ाने का बायस बनेगा। सोहेल कैसर रिपोर्ट में बताएंगे। 5 साल पहले मुतारिफ होने वाले स्मोक कैफियत ने अब अपनी मुस्तकिल जगह बना ली है, जिसके पैदा होने के आसार फिर से दिखाई देने लगे हैं। इसके पैदा होने की बड़ी वजूहात में गर्दो गुबार, फसलों की बाकियात को जलाना, मौसम का सर्द होना, भट्टों और फैक्ट्रियों की धुआं उगलती चिमनियां और धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां सरे फहरिस्त हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी की तरफ हम चले जाएं ताकि हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी 2030 तक पूरे पाकिस्तान में वो भी क्लीन उस पे फ्यूल पे चली जाए। तो ये चीज़ें एड्रेस करने के लिए हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट कर रही है जो कर सकती है, मगर हमें ब्यूरोक्रेसी से भी रिक्वेस्ट है कि वो हमें पूरी तरह से सपोर्ट करें। 15 अक्टूबर के बाद सरहद के दोनों तरफ फसलों की बाकियात को आग लगाने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, जिससे लाहौर में सूरत हाल काफी खराब हो जाती है। माहिरीन की तरफ से इस सूरत हाल का मुकाबला करने का बेहतरीन हल ज्यादा तादाद में दरख्तों का लगाया जाना भी करार दिया जाता है। हमने लाहौर के 51 मकामात की निशानदही की, जहाँ पे हम मियावाकी टेक्निक के तहत 51 जंगलात लगा रहे हैं। दिसंबर तक इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लाहौर में मजीद 1,60,000 दरख्त भी लग जाएंगे, जिससे यकीनन स्मोक का बतदरीज खात्मा आप देखेंगे आने वाले चंद सालों में। बिलाशुबा दरख्त हर हवाले से ही हमारे मददगार हैं, अगर हम समझने के लिए तैयार हों तो। कहा जाता है कि अब हमें कोरोना और डेंगू की तरह स्मोक को भी मुस्तकिल फीचर के तौर पर लेना पड़ेगा, जिससे बचाव या इसकी शिद्दत में कमी के लिए दीगर इकदामात के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना तजवीज़ किया जाता है। अब फैसला हमारे हाथ में है कि हम दरख्त काटने के रास्ते पर अपना सफ़र जारी रखते हैं या दरख्त लगाने की राह अपनाते हैं। कैमरामैन उमैर रईस के साथ सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, सोहेल कैसर की रिपोर्ट आपने जानी है कि किस तरह से फ़ज़ाई आलूदगी को कम किया जा सकता है। उन्होंने आपको टिप्स भी बता दिए हैं। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आएंगे तो बात करेंगे कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, माहिरीन की जानिब से कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कोरोना वायरस के मौलिक वार अभी भी जारी हैं और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान में एक बार फिर से ये मौलिक वायरस सर उठाने लगा है और मुल्क भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का शदीद खतरा पैदा हो गया है। दुनिया भर में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुतासिर और 1 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत की वजह बनने वाला ये मोहलिक नोवेल कोरोना वायरस की पाकिस्तान में मजमूई सूरत हाल अगरचे बेहतर रही है, ताहम गुज़िश्ता माह से केसेस की तादाद में देखा गया है कि दोबारा से इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुल्क भर में अभी तक 3,15,541 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, ताहम इनमें से 2,99,836 सेहतयाब हुए, जबकि 6,519 अफराद मौत के मुंह में भी चले गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 541 नए केसेस सामने आए और 3 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि 868 मरीज शिफायाब भी हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस 26 फरवरी 2020 को रिपोर्ट होता है, जिसके बाद अब तक इस वायरस को 7 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। अगर बात की जाए लाहौर शहर की, तो गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर में कोरोना वायरस के 64 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मुतासिर अफराद की तादाद 50,111 हो गई है और पंजाब भर में कोरोना के 126 मरीज रिपोर्ट होने के बाद मजमूई तादाद 99,941 तक जा पहुंची है। महकमा सेहत के मुताबिक शहर में लोगों की जानिब से बदएहतियाती का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस से बचने के लिए जो SOPs बताए जा रहे हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा और ये भी बताया गया है तकरीबन 85% ऐसे शहरी हैं जो कि हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। 75% शहरियों ने मास्क का इस्तेमाल बंद कर दिया है। 80% ऐसे शहरी हैं जो कि अफरादी फासले का ख्याल नहीं रख रहे। आप बाजार देख लें, आप ब्यूटी सैलून्स देख लें, आप कोई भी रशी एरिया देख लें, वहाँ पर लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो कि कोविड फैलाने की एक सबसे बड़ी वजह है। इसी पे आज हमने बात करनी है। जो हमारे साथ मौजूद हैं CEO हैं म्यू अस्पताल से आपका ताल्लुक है, डॉक्टर असद असलम साहब से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। काज़मी साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि अभी अस्पतालों की सूरत हाल क्या है और अब केसेस बढ़ने लगे हैं। पहले हमने देखा कि बहुत कम हो गए थे।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी लाहौर, जहाँ तक लाहौर का ताल्लुक है, लाहौर के 31 हॉस्पिटल में, जिसमें 19 प्राइवेट और 12 सरकारी अस्पताल जहाँ पर कोरोना के पेशेंट के लिए अरेंजमेंट की गई थी, तो इस वक्त टोटल 54 पेशेंट एडमिट हैं जी, जिनमें 22 जो हैं वो पॉजिटिव हैं, बाकी सस्पेक्टेड हैं। और रोज़ाना इस वक्त तकरीबन सिर्फ इस वक्त जो लाहौर में हुकूमत ने मेयो हॉस्पिटल को ही डेजिग्नेट किया है जहाँ पर ये पेशेंट सारे एडमिट हो रही हैं, तो हमारे पास ऑन एन एवरेज 2 से 4 पेशेंट पर डे आ रहे हैं। उनमें से एक पॉजिटिव होता है, बाकी सस्पेक्टेड होते हैं। सिर्फ एक दिन हमारे पास इकट्ठे 10 केस आए 3 दिन पहले, और एक दिन में 10 केस इकट्ठे आए जिसमें सस्पेक्टेड और पॉजिटिव दोनों मिला के। तो ऑन एन एवरेज 2 से 4 केस पर डे अभी भी लोग हमारे पास आ रहे हैं जिनके सांस उखड़े हुए होते हैं। हाँ। उनको हम एडमिट करते हैं। तो डॉक्टर साहब क्रिटिकल पेशेंट्स की कितनी तादाद है? ये वो पेशेंट हैं ये जो वो हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है, जिनके सांस में तकलीफ है। सही। बाकी लोग तो अल्लाह का शुक्र है से जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, ये माइल्ड वाले वो पेशेंट्स हैं जो स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं, जो बड़े स्ट्रॉन्ग जिनका सांस उखड़ है। ठीक। डॉक्टर साहब इनमें से कितने % हैं जो कि यानी उनको बहुत आईसीयू में या फिर किसी इमरजेंसी में उनको जाना पड़ता है और वो वेंटिलेटर तक पहुंच जाते हैं? कितने % ऐसे हैं? ये जो वो पेशेंट हैं जिनमें तकरीबन 90% जो हैं वो सीधा आईसीयू में ही एडमिट करते हैं हम। ठीक, यानी इतनी तबीयत खराबी के साथ आते हैं। वेंटिलेटर पर अल्लाह का शुक्र है कि अब देखिए इतना तजर्बा हो गया 7 महीने में, अब अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हो रही है। तो मैं वेंटिलेटर में कोई हफ्ते में एक पेशेंट चला जाता है वेंटिलेटर पर, लेकिन बाकी अल्लाह का शुक्र है कि रिकवरी रेट बड़ा अच्छा आ रहा है। लेकिन फिर भी ये डिजीज मौजूद है और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक। काज़मी साहब, लोगों के रवैये बताइए हमें। आप माइक लेकर रोड्स पे होते हैं, हमें भी दिखा रहे होते हैं, स्क्रीन पे हम दिखा रहे होते हैं, और चंद रोज़ पहले ये रिपोर्ट हम भी दे रहे थे कि 80% लोग जो हैं वो अपराधी फासला नहीं बरकरार रख रहे और बिल्कुल लोग भूल चुके हैं वायरस को। इसी तरह बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो आपने पहले फिगर दिया था 75% वो कम है। मैं समझता हूँ 90+ ऐसे लोग हैं जो कि मास्क नहीं पहन रहे। और जो जैसे अब आपने लाहौर न्यूज़ पे कल हमारा सर्वे देखा होगा, उसमें लोग कह रहे थे कि पूछा जा रहा था कि आप मास्क क्यों नहीं पहने, कहते जी कोरोना तो ख़त्म हो गया, जब कोरोना आएगा तो फिर पहन लेंगे। मसला ये है कि पैंडेमिक पाकिस्तान के अंदर ख़त्म हो चुका है, यानी कि एक आम मर्ज़ की वबा की तरह जिस तरह डेंगू आस्ता आस्ता अभी तक नहीं छूटा। ये किसी को नहीं पता कि किसकी जान इसने पकड़ लेनी है, किस पे इसने हैवी हो जाना है। इसलिए हर बंदे को अपनी एहतियात करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से बार बार आप देखें मोबाइल के अंदर बेल्स पे वो सारे मैसेजेस लगे हुए हैं कि कोरोना खत्म, तो एक तरह की अवेयरनेस है ना। हमारे तलीमी अदारे खुल गए हैं, ये सारा कुछ है। मैंने ये भी देखा है कि लोग तलीमी अदारे खुल गए हैं, मास्क नहीं पहन रहे, बच्चों को अपने बच्चों को मास्क पहना के नहीं जाने दे रहे, वो कह रहे कुछ नहीं होगा। और ख़ास तौर पे मैं गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ इस तरह कि हमने स्कूलों के अंदर सख्तियाँ कर ली, क्लासरूम को ताले लगा दिए, SOPs पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। ट्रांसपोर्टर वहीं के वहीं हैं, वो उसी तरह बच्चों को लाद कर। ट्रांसपोर्टर्स को छोड़े, आप अस्पतालों की सूरत हाल देखे जाके। मेरा अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब रिसेंटली चक्कर लगा था, तो मैं तो देख के हैरान रह गई ना अपराधी फासले हैं ना कोई। और जब कहा जाता है कि जो बेचारे मरीज होते हैं किसी भी बीमारी में वो ज्यादा वल्नरेबल हैं। जी बिल्कुल। अब SOP तो बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं हो रहे। 85-90% पाकिस्तान ने बिल्कुल कहा से ज़्यादा कोई लोग SOP पर ऑब्जर्व कर ही नहीं रहे। हॉस्पिटल हो, तालीमी इदारे हो, बाजार हो, सड़क हो, किसी जगह। और ये बड़े ही खतरनाक है, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक है, ये बीमारी गई नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया है, म्यू में ज़्यादातर पेशेंट रेकमेंड किए जाते हैं, वहाँ पे आते हैं। हमें ये बताइए कि शुरू में आपके साथ हम प्रोग्राम करते रहे, हम बताते थे कि जो 40 से अबव या 50 से अबव साल के लोग हैं वो ज़्यादा खतरे में हैं। अभी भी वही है या फिर कोई भी बंदा नहीं बच सकता इससे, किसी को भी हो सकता है? बच्चों में तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं उनकी होती, लेकिन अबव 20 ईयर्स कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, हर एज का पेशेंट हमारे पास आता है। लेकिन बूढ़े अफराद को कह रहे थे, अब वो सिस्टम लेकिन वो लोग जिनको पहले से कोई बीमारी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किडनी की तकलीफ है, लिवर की तकलीफ है, उनमें बेशक
ये वायरस चला जाए तो समझते हैं कि ये कि अभी शुरू में तो मामूली लगता है जी। लेकिन उनमें इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं कि दे एंड अप इन आईसीयू या अल्टीमेटली उनको वेंटिलेटर पर जाना पड़ता है। ठीक, काज़मी साहब हमें अब ये बताइए कि महकमा सेहत के कोई इकदाम नज़र आ रहे हैं, कोई सख्ती वक्ती, कोई जुर्माने, कोई क्रैकडाउन, कोई SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन कराने के हवाले से? देखिए, मीडिया की हद तक तो हमें ख़बरों में बहुत ज़्यादा नज़र आता है। हाँ। मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने हॉस्पिटल पे SOPs इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो आप किसी स्कूल या किसी दूसरे इदारे पे जाके किस तरह इम्प्लीमेंट कराएंगे। डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं, ये COMO हॉस्पिटल जो कि कभी एशिया का पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बेड स्ट्रेंथ है और उसका रकबे के लिहाज से भी, तो वहाँ पे आप देखें कि इनके सिक्योरिटी गार्ड भी गेट्स पे मौजूद होते हैं। तो जब सिक्योरिटी गार्ड गेट्स पे मौजूद है, लोग गुजर रहे हैं, तो उनको यही कहना है कि भाई आप मास्क पहन के आ जाएं। वो सामने मास्क वाला खड़ा है, 10 रुपये का मास्क खरीद ले, वरना मुझे इजाज़त नहीं है कि आपको मैं अंदर जाने दूँ। तो इस पे जब महकमा इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, अब सारी जिम्मेदारी महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर के पास है। और महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर मैं समझता हूँ कि इस वक्त यहाँ तक पहुँचा हुआ है कि तमाम महकमे उसके अंडर हैं। ये नहीं कि हेल्थ के हॉस्पिटल या मॉनिटरिंग अदारा बन चुका है इस वक्त कोरोना के हवाले से, और स्कूल के भी अगर उसने खोलने बंद करने के SOP जारी करने तो वो महकमे की जिम्मेदारी हेल्थ की ही है। तो इस वक्त उसको चाहिए कि कम से कम अपने हॉस्पिटल्स के अंदर इस पे इम्प्लीमेंट करवाए, उसको मस्ट करा दे, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं कि हॉस्पिटल के अंदर कोई भी अटेंडेंस या पेशेंट जो है वो बगैर मास्क के दाखिल नहीं होगा। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए ना कि हॉस्पिटल चाहे वो म्यू हो, चाहे वो PIC हो, जनरल हो, जिना है, ये सारे गवर्नमेंट के अस्पताल हैं। यहीं पर जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो फिर गवर्नमेंट की जानिब से क्या पैगाम जा रहा है कि हम अपने घर के इदारों में तो इम्प्लीमेंटेशन करा नहीं रहे, लोगों को हम बताते जा रहे हैं कि आप जहाँ मास्क पहनें। तक हॉस्पिटल का ताल्लुक है, हमने बैनर्स भी लगाए हैं कि बगैर मास्क के दाखिला मना है। हॉस्पिटल के अंदर, वार्ड के अंदर बगैर मास्क के दाखिला मना है। लेकिन हॉस्पिटल जो वार्ड के बाहर वाला एरिया है, एक पेशेंट के साथ 12 अटेंडेंट होते हैं। उनको बेशक हम अस्पताल के वार्डों के अंदर जाने से रोक देते हैं, लेकिन बाहर तो वो खड़े रहते हैं और साथ साथ मिल के बैठते हैं। उनको बेशक हम बैनर भी लगा के रखे हुए हैं कि नो एंट्री विदाउट मास्क, लेकिन लोग अब दूसरी सूरत ये है कि अब हम उनकी एंट्री मेन गेट से बंद कर दें। वो एक अलग इशू हो जाता है कि पेशेंट बड़ा सीरियस है, हमें अपने गेट पर रोक दिया है, फिर वो क्या नाम है उसका अग्रेसिवनेस आ जाती है। वो नहीं, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उनको रोकें, अस्पताल के मेन वार्ड के अंदर से जाने कम से कम उनको रोक देते हैं। बाहर बैठते हैं वो 10-12 की टोली में बैठ जाते हैं, मास्क नहीं पहनते, उनको जितना मर्जी कह लें, लेकिन उनको, और कई लोग तो कहते हैं कि अजी तो बीमारी देखी नहीं, जो तो देखांगे तो मास्क पहन लेंगे। ये अल्फाज मैंने अपने कानों से खुद सुने हैं, डायरेक्ट लोगों से सुने। बिल्कुल ऐसा ही है। काज़मी साहब, हमें ये बताइए कि मॉनिटरिंग इदारा भी मौजूद है, उनका क्या मौक़िफ़ है, क्यों नहीं फिर इम्प्लीमेंटेशन कराया जा रहा? उनका मौक़िफ़ ये है कि हम बड़ी सख्ती से इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं और इसी वजह से ये वबा भागी है यहाँ से। हाँ, देखें अभी जो खुदा ने कुदरत की, इमरान खान की इंटरनेशनल सतह पे ये पजीराई हुई कि पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल किया। इसी तरह पंजाब के अंदर कैप्टन उस्मान साहब की हुई, डॉक्टर यास्मीन राशिद की हुई, जो भी इसमें हिस्सेदार हैं, डॉक्टर साहब हैं, जो भी हैं, इनको इनामात से भी नवाजा गया। तो ये खुदा की कुदरत है कि अभी आप इंडिया देखें, अभी जो हमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे TB के इंजेक्शन लगते हैं, फारसी टीका इम्यूनाइजेशन बेहतर है जिसकी वजह से हम इसका मुकाबला कर सकें। तो वही इंडिया है, वो भी सेम ही हमारी तरह है, लेकिन वहाँ पे वबा देखें रोज़ाना से 1000 से 1100 पेशेंट मर रहे हैं। ये नहीं, इसका मतलब है कि खुदा आपका साथ दे रहा है। बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि ये इलाकाई तौर पे अगर आप कहें तो इंडिया की मिसाल आप देंगे तो आपको चुप होना पड़ेगा। और तमाम माहिरीन इस चीज को मान भी रहे हैं, मुसलसल काज़मी साहब कह भी रहे हैं। जी, इसी तरह अब देखें इम्प्लीमेंट कराना जो है वो महकमों की जिम्मेदारी है कि अगर एक SOP जारी हो जाते हैं तो उस पर मुतलका महकमा इम्प्लीमेंट कराए। आप स्कूल की बात करें, अगर आप अभी चले जाएं तो तमाम स्कूल बंद हो जाएंगे। बिल्कुल काज़मी साहब, आपने ठीक कहा है। हमें डॉक्टर साहब ये बताइए अब कि कितना बड़ा खदशा मौजूद है कि सेकंड वेव आ सकती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में फ्लू ज़ुकाम वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा कहा जा सकता है कि मुनासिब मौसम होता है किसी भी वायरस के लिए। मेरे हिसाब से जी बहुत खतरा है और ख़तरा आना है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। एनालिसिस करें कि पूरा नॉर्थ अमेरिका, पूरा यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पर जब केस बहुत ज़्यादा थे, बहुत लाखों की तादाद में, उस वक्त उन ममालिक का टेम्परेचर क्या था? सर्दियाँ थी। और हम पहली दफ़ा सर्दी देख रहे हैं।
टेम्परेचर अभी और गिरना है, बहुत ख़तरा है। टेम्परेचर गिरेगा, ये मर्द सर उठाएगा, और अगर किसी ने लोगों ने मास्क ना पहना तो हम बहुत शदीद किस्म की लहर दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइए, हमारे जितने भी देखने वाले हैं, अब मौसम बदलते हैं तो स्पेशली जुकाम हो जाता है, फ्लू हो जाता है, बच्चों के साथ बड़े मसाइल हो जाते हैं, कैसे इन चीज़ों से बचें? मास्क तो वो पहन लें कि हमने कोरोना से बच रहे हैं, घर में कोई ग़िज़ाई एहतियात की जा सकती है, कोई हम कहवों की बात करते हैं कि वो पी ले, कुछ असर होता है इन चीज़ों का? देखें, ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो लोग बार बार कहवा पीते रहे हैं उनको काफ़ी सूदिंग इफेक्ट मिलता है। शायद वो गले के हिस्से से निकलता है जहाँ पर वायरस की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है। तो ये जो बार बार नीम गर्म पानी पीना या कहवा पीना वो काफ़ी इफेक्टिव है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि देखें, सोशल डिस्टेंसिंग कई दफ़ा मेंटेन करना किसी वजह से मुमकिन नहीं रहता कि बस में जा रहे हैं, अब ट्रेन में जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह। लेकिन ये मास्क एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप पहन लें तो आप 60-70% आपकी श्योरिटी के आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे फ्रॉम कोरोना वायरस, सिर्फ मास्क से। हाथ धोने के लिए सैनिटाइज़र जेब में रख सकते हैं, रखें, वो उससे भी बार बार अपना इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये वाहिद चीज़ जो आपको सर्दियों के मौसम में बचाएगी वो मास्क है। ठीक, अब मैं अपने देखने वालों को काज़मी साहब एक ज़रूर पैगाम देना चाहूँगी कि हम लोग बार बार हैंड सैनिटाइज़र की बात कर रहे होते हैं, लेकिन आप ये ना समझिए कि हैंड सैनिटाइज़र ही कोई आखिरी हल है, आपने उसी से आपके हाथ साफ होंगे, बल्कि आप अपने घर में हैं, कहीं भी हैं, पानी मौजूद है तो आप साबुन, जो भी आपके घर में साबुन मौजूद है उसके साथ 20 सेकंड के लिए हाथ धो लें, आपके हाथ बिल्कुल साफ हो जाएंगे, आपको सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखें सिद्रा के सैनिटाइज़र के इस्तेमाल करने के 1 मिनट बाद आप फिर इस मर्ज़ में लाहक हो सकते हैं, वो वायरस आपको चिमट सकता है, अंदर जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर आपके पास PCR की रिपोर्ट है कि मेरा कोरोना नेगेटिव है और आप वो लेके घूमते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं, तो हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकलने से पहले कोरोना आपके अंदर जा सकता है, ये जहन में रखें। कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि मैं तब कराया था जब कोरोना आया था, मेरा तो नेगेटिव आया। हाँ, तो ये कहा जा रहा है कि मेरा। डॉक्टर साहब इस पे हमें थोड़ा सा बताएं कि ये जो दोबारा कोरोना हो सकता है, यानी इस पे बहुत सारा कंफ्यूजन है इंटरनेशनल सतह पे भी और इस वक्त मुल्क में। आपके पास मिसाल प्रोफेसर आफ्ताब साहब की है, और कोई मिसालें हैं कि दोबारा कोरोना हो सकता है किसी को? देखिए, मैं इस पर कोई कमिटमेंट या कोई कमेंट नहीं दे सकता क्योंकि कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ना कोई बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दूं कोरोना दोबारा नहीं हो सकता। ठीक, वायरल इन्फेक्शन है, ये तो है ना कि प्लाज्मा कितनी देर रहेगा, जितनी देर प्लाज्मा रहेगा उतनी देर आप खत्म। एक चीज़ है कि वायरस होता है ना, वायरस की एक मुख्तलिफ टाइप्स होती है, एक सब टाइप, दूसरी सब टाइप। कोरोना की अगर मुझे एक बार इन्फेक्शन हुआ है और कोई म्यूटेशन के बाद दूसरी कोई सब टाइप आ जाती है, उसको मैं उतना ही वल्नरेबल हूँ जितना मैं पहली स्ट्रेन से था। तो स्ट्रेन पर डिपेंड करता है कि कौन सी स्ट्रेन इस वक्त मौजूद है। मुझे रेजिस्टेंस एक स्ट्रेन से हुई है, दूसरी स्ट्रेन से नहीं हुई। यानी आपको हो भी सकता है और आप बच भी सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा इतना तजर्बा कि रिसर्च कर नहीं सकता ना की है, सुन के मुझे ये अंदाजा हुआ है कि जब आप पहले कोरोना का शिकार हैं, दोबारा भी कोरोना का शिकार होंगे, लेकिन उसमें 80% चांसेस ये है कि आप एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। कोरोना इतना ज्यादा असरअंदाज नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि प्लाज्मा ऑलरेडी मौजूद है जो कि एक थेरेपी है। साहब, डेंगू की जो एक स्ट्रेन जिससे लोग पहले इन्फेक्ट होते हैं और कहते हैं कि अगर इसको दोबारा डेंगू हो जाए तो बड़ा ही लीथल है। सही। ये भी ध्यान में रखें। सर, इसका और डेंगू का फर्क भी देखें ना, इसकी जो रिसर्च अब तक आ रही है उसमें प्लाज्मा को एक अच्छी थेरेपी करा, वो भी वायरस है, वो अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। मैंने कहा वो भी वायरस है, ये भी वायरस है, यानी कुछ भी हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन डिफरेंट है दोनों वायरस है। उसकी सेकंड वायरस तो आप देखें हेपेटाइटिस का, अगर आप किसी को दफना देते हैं तो 10 साल बाद अगर आप मुर्दे को कब्र से निकाल के उसका टेस्ट करें तो हेपेटाइटिस बी सी पॉजिटिव आएगा। इसका अंदाजा, वो उससे खतरनाक कौन सी चीज है। लेकिन उसके इंसान के अंदर जाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, उसका जो तरीकाकार है इंसान के अंदर ट्रांसफर होने का वो डिफिकल्ट है। अच्छा, लेकिन ये कोरोना इसलिए खौफजदा है कि इसमें आपका रिश्तेदार, बहन, भाई, डॉक्टर सारे आपसे खौफजदा हैं कि कभी भी मेरे अंदर जा। हाँ बिल्कुल, और आपको सेपरेट रहना होता है दूसरों से। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि जो हम बहुत सारे हमारे शहरी हैं जो कि मौसम ठंडा होने सितंबर अक्टूबर में अपने आप को वैक्सीन करवा लेते हैं फ्लू के हवाले से, जुकाम के हवाले से, वो किस हद तक बचा सकती है क्या? वो उन वायरसेस के अगेंस्ट बचा सकती है, कोरोना के अगेंस्ट नहीं बचा सकती। उन वो भी स्पेसिफिक स्ट्रेन हैं जिनके अगेंस्ट वो फ्लू वायरस की वैक्सीन लगती है, वो लगवाते हैं हर साल लोग, मेरे रिलेटिव लगवाते हैं, दोस्त लगवाते हैं।
लेकिन वो कोरोना के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइए कि अब फ्लू भी बहुत सारे लोगों को हो रहा है, खुदा न खासा किसी को कोरोना भी हो जाए तो फिर सिम्टम्स कैसे डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं? डिफरेंशिएशन तो जी उसी से आएगी जब आप PCR टेस्ट कराएंगे। उससे पहले मुमकिन नहीं, उससे पहले मुमकिन नहीं है। बस इसमें क्या मतलब फ्लू, इसमें भी कोरोना की जो प्रेजेंटेशन है बेसिकली होती वो फ्लू की तरह की है। तो इसको डिफरेंशिएट करना आप PCR से ही करा सकते हैं, वो ही दैट इज द बेस्ट वे टू। डॉक्टर साहब टेस्ट कितने हो रहे हैं अभी अस्पतालों में, या फिर ओवरऑल स्मार्ट सैंपलिंग भी हो रही है क्या? स्मार्ट सैंपलिंग तो ऐसा अस्पतालों में नहीं हो रही, लेकिन अस्पतालों में जो हमारे पास तकरीबन रोज़ाना 800-900 पेशेंट पर डे आते हैं मेयो हॉस्पिटल का, जो हमने कोरोना काउंटर जो फ्लू काउंटर बनाया है, वहाँ पर 800-900 आते हैं। उनमें कोई 30-34 होते हैं जो सस्पेक्टेड होते हैं कि हम उनको सस्पेक्ट कर सकते हैं कि उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है टच की, कॉन्टैक्ट की, या क्या नाम उसका, वो किसी ऐसे एरिया से आए हैं। ये भी इसी तरह कहेंगे कि पहले से टेस्ट की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि स्कूल खुल गए हैं, वहाँ में भी रैंडम सैम्पलिंग हो रही है। और इस वक्त मौजूदा सूरत में पंजाब गवर्नमेंट 13 लाख से ज़ायद टेस्ट कर चुकी है। अब तक पंजाब के अंदर 13 लाख से ज़ायद टेस्ट हो चुके हैं, जिसका नतीजा ठीक है। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन कुछ बात करेंगे, दिन ब दिन लाहौर शहर पर गदागरों का राज कायम होता जा रहा है और आप शहर की सड़कों, गलियों, मसाजिद, बाजारों, अस्पतालों, हालांकि किसी मकाम से भी गुजरे आपको भीख मांगने वालों का सामना जरूर करना पड़ेगा। शहर भर में चौराहों और सड़कों पर गदागरी एक बाकायदा प्रोफेशन की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और आप शहर के किसी भी सिग्नल पर रुके तो मुख्तलिफ उम्रों के मर्द, बूढ़े हजरात, नौजवान, औरतें, बच्चियां समेत फकीरों की एक फौज हमला कर देती है। इन गदागरों में बहुत कम शराफत से भीख मांगते हैं, वरना ज्यादातर तो भीख ना मिलने की सूरत में बद्दुआओं की बारिश भी कर देते हैं। रंग बिरंगे ढोंग रचाए, माजूरी के बहरूप अपनाए ये गदागर लोगों को सरेआम लूटते हैं। इनमें से कुछ तो सदा लगाकर इनकार की सूरत में आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ तो ढिठाई के साथ वहीं खड़े रहते हैं और शहरियों को जिच करते रहते हैं। अगर आप फैमिली के साथ सफर कर रहे हैं तो जो गदागर हैं उसका खूब फायदा उठाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक लाहौर की सड़कों पर 10,000 से जायद भिखारी मौजूद हैं और एक भिखारी की रोजाना की आमदनी 3 से 4,000 रुपए तक है। रमजानुल मुबारक में भीख मांगने वालों की आमदनी इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर हम बात करते हैं मज़ारात की तो वहाँ भी हज़ारों पेशावर गदागर भीख मांगते दिखाई देते हैं, जो खैरात के पैसों से रात को नशा करते हैं। बल्कि मज़ारात के एतराफ़ में ऐसे बहुत सारे अफराद मौजूद हैं जो यहाँ बाकायदा मनशियात की खरीदो फरोख्त का बड़े पैमाने पर कारोबार भी करते हैं। अब तो खैर तफरीही मकामात भी इनकी दस्तरत से महफूज नहीं रहे और गदागरी गुज़िश्ता 9 साल से काबिल सज़ा जुर्म है, मगर ऐसा बहुत कम होता है कि किसी गदागर को कभी सज़ा मिली। शहर की सड़कों पर फैले पेशावर भिखारियों के खिलाफ पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से क्रैकडाउन के बावजूद गदागरों का राज बादस्तूर कायम भी है और हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता भी जा रहा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने 2 रोज पहले भी ऑपरेशन के दौरान 100 से जायद बच्चों को तहवील में लिया था। उसके बावजूद भिखारियों की बड़ी तादाद शहर की सड़कों पर मौजूद है। चौकों पर, चौराहों पर भिखारी जा बजा हमें नजर आते हैं। शिमला पहाड़ी, धर्मपुरा, मुस्लिम टाउन मोड़, बेकेवाल मोड़ समेत आप शहर के किसी भी सिग्नल, किसी भी इलाके, किसी भी मार्केट चले जाएं, गदागर मंडलाते हुए आपको ज़रूर दिखाई देते हैं, जिससे शहरी भी बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, परेशान होते हैं, जहनी कोफ्त का शिकार हो जाता है। इसी मामले पे हमने बात करनी है जी। हमारे साथ गेस्ट आज मौजूद हैं, एजाज आलम साहब हैं, वजीर हैं आप इंसानी हकूक और अकलियती अमूर के। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ुनैरा इलियास हमारे साथ मौजूद होंगी। ज़ुनैरा, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एजाज साहब, आपसे सर मैं आगाज़ करना चाहूँगी, चूँकि आप ह्यूमन राइट्स के वजीर भी हैं। क्या है इंसानी हकूक, बुनियादी इंसानी हकूक? देखिए, हमारे जो 27 कन्वेंशन के मुताबिक जी ये यकीनी तौर पर इस ज़ुमरे में आता है कि गदागर जो हैं, और मैं इसमें थोड़ी सी जो बताता चलूँ कि एक तो होते हैं गदागर जो नीडी ज़रूरतमंद है, एक जो प्रोफेशनल है, और प्रोफेशनल जो एक माफिया के ज़रिए काम करते हैं और उनकी तादाद ज़्यादा है।
तो यकीनी तौर पर मसला ये है कि अभी जैसे हमने कुछ दिन पहले भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ मिलकर हमने एक कैंपेन लॉन्च की थी, जिसमें हमने लोगों को अवेयरनेस के लिए, और फिर हमने कुछ गदागरों को पकड़ा भी था। फिर उससे पहले भी हमने, और फिर इसके बाद CCPO ने ऑपरेशन किया जिसमें 5000 के करीब। लेकिन असल बात यह है कि इनको पकड़ लेते हैं, फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, इनके खिलाफ FIR भी हो जाती हैं, लेकिन उससे आगे बंद गली है। जब तक इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारे पास एक सॉलिड मैकेनिज्म नहीं होगा, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि एजाज साहब यकीनी तौर पे इस पे हम जरूर बात करेंगे कि सजेशन क्या है, होना क्या चाहिए जो अभी तक नहीं होया। जुनैरा, हमें ये बताइए कि ये 2 रोज पहले भी ऑपरेशन हुआ, 100 से ज्यादा बच्चों को हिरासत में लिया गया, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अपनी रख लिया उन्हें, फिर क्या बना उनका, क्या हुआ? कुछ भी नहीं होता सिद्रा। हमेशा हम देखते हैं कि पिछले महीने में भी 2 क्रैकडाउन्स किए गए हैं और तकरीबन 200 बच्चा जो है इन लोगों ने हिरासत में लिया था, जिसमें से अब तकरीबन 120 इनके पास मौजूद हैं, जबकि बाकियों को छोड़ दिया गया। अमूमन ऐसा होता है कि सुबह के औकात में ये शुरू किया जाता है और फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी पकड़े जाते हैं जो कि भीख नहीं भी मांग रहे होते हैं, लेकिन वो कहा जा सकता है कि शायद जो एस्टिमेशन होती है उसको पूरा करने के लिए आम बच्चे भी जद में आ जाते हैं। क्योंकि पिछले दफ़ा भी इन्होंने जब ऑपरेशन किया तो मुझे भी 2 कॉल्स मौसूल हुई कि भाई हम तो अपने बच्चे के साथ बैठ के खाना खा रहे थे, मजदूर हैं हम, और वो बच्चा स्कूल से आया था तो हम बैठे हुए खाना खा रहे थे और उसको भी उठा के ले गए। और फिर उसके बाद प्रॉपर कोर्ट लगता है, उसके बाद ये जो बच्चे हैं इनको रिलीज करना शुरू किया जाता है, कुछ से रिटर्न लिखवा लिया जाता है। बिल्कुल कुछ इसी तरह से हो रहा है। लेकिन अब जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ये सोच रहा है कि इसको थोड़ा सा रिहेबिलिटेट किया जाए, जो बेकारी पकड़े जाएं उनको थोड़ी देर अपने तहवील में रखा जाए, और जब वो पूरी तरह से ये चीज़ एक्सेप्ट कर लें कि अब हम भीख नहीं मांगेंगे, जो कि ऐसा नहीं हुआ। अगर पिछले 9 साल में नहीं हुआ तो आइंदा आने वाले 5 साल में तो हम कहीं नहीं देख रहे ये चीज़ को ये हो। लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ क्रैकडाउन्स किए जाते हैं, जो कहा जा सकता है कि एक ऑफिशियली दौरे भी होते हैं मुख्तलिफ चौकों चौराहों पे, लेकिन ये भी अगर देखा जाए नतीजा भी नहीं आ रहा। और कुछ अगर हम देखें इनके क्रैकडाउन्स किस इलाकों में किए जाते हैं तो पोश इलाके हैं सारे, और अगर आप अंदरून की बात करें तो आज तक वहाँ पे तो कभी क्रैकडाउन हुआ ही नहीं है। हमेशा लिबर्टी, भट्टा चौक, अल्लाह चौक, वही 4-5 चौक हैं, बस उन्हीं तक अभी तक महदूद है ये, और अभी अंदरून की तरफ तो बिल्कुल रुख ही नहीं हुआ। एजाज साहब, इंसानी हकूक में कहीं रत्ती बराबर भी गुंजाइश है कि हमारे ये नन्हे फूल, हमारी ये कलियां, हमारे कौम का मुस्तकबिल हम बच्चों को कहते हैं, ये हमें रोड्स पे इस तरह से दिखाई दें? देखिए, जिस तरह जुनैरा बात कर रही थी कि इनको एक जब पकड़ लिया जाता तो देखिए जो गदागरी की जो सेक्शन है उसी की FIR काटी जा सकती है, इससे ज़्यादा हम उन पे और कोई सेक्शन की FIR नहीं, और उसमें 2 या 3 दिन के बाद उनकी बेल हो जाती है, फिर वो उसी तरह चौकों पे आ जाते हैं। जब तक हमारे पास, मैंने पहले भी आपसे बात की कि जब तक हमारे पास रिहेबिलिटेशन सेंटर, स्किल सेंटर ना हो, जहाँ इनकी प्रॉपर जो है इन जो बच्चे हैं पढ़ने वाले उनको उन एजुकेशन की तरफ लगाया जाए, जो बड़े हैं उनको स्किल सेंटर में भेजा जाए, ताकि वहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद उनको एक जो जिस तरह देखें आजकल कितने सेंटर्स हैं अभी हमारे पास लाहौर में सोशल वेलफेयर के, या प्रॉपर जो इस काम के लिए मुख्तस हों, कितने इदारे हैं टोटल मिला के, कितनी कैपेसिटी? असल में तो मैं आपसे बताऊं कि ये जो बैगरी है इसको ये डायरेक्टली कंट्रोल होता है होम डिपार्टमेंट के, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो इसकी बेटरमेंट के लिए काम करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले 30 साल में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने उस तरह वो काम नहीं कर सकता जिस तरह करना चाहिए था। तो अभी तक मैं नहीं समझता कोई ऐसा इनका रिहेबिलिटेशन सेंटर जो कामयाब तरीके से चल रहा है। देखें, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अपने तौर पर जो पकड़ते हैं बच्चों को, लेकिन उसके बाद वही मैं कहता हूँ कि वो छोटे बच्चों को तो रख रहे हैं, लेकिन जो बड़े हैं उनको, मैंने खुद ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है 2-3 ऑपरेशंस में, लेकिन मैंने देखा है कि इनके पीछे जो बड़े लोग हैं उनके पीछे एक पूरा माफिया होता है जो कि उनको वहाँ पे बैठाते हैं और लेके जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, लानत है हमारे माशरे में, और इसके लिए एक बिल्कुल एक मुकम्मल प्लान आना चाहिए, और उसके बाद ही मैं समझता हूँ कि इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह के ऑपरेशन हम जितने मर्जी रोज़ाना की बुनियाद पर कर लें, लेकिन उस वक्त तक इस पे काबू नहीं पाया जा सकता जब तक इनके लिए हम रिहेबिलिटेशन सेंटर ना। ठीक, जुनैरा, रिहैब सेंटर्स की आप बात कर रही थी कि अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ये प्लान कर रहा है, कैसे प्लान कर रहा है? क्या कोई बिल्डिंग बड़ी करने की सोची जा रही है? क्योंकि अभी मेरा ख्याल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 300 कैपेसिटी है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास,
300 तो वहाँ पर बच्चे मौजूद होते हैं, तो फिर इनको कहाँ रखा जाएगा, क्या होगा? बिल्कुल, अभी जो है ये एक प्रपोजल बनाया गया कि नई बिल्डिंग जो है वो बनवा के दें, क्योंकि अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अगर आप अंदर से देखें तो बहुत बड़ा है और एक पूरी बिल्डिंग अभी वहाँ बनाने की कैपेसिटी मौजूद है, जबकि ये भी बिल्कुल इशू नहीं होना चाहिए कि नई ग्राउंड लेनी है। और हमारा जो ओपन एरिया है वो खासा मौजूद, बिल्कुल खासा मौजूद है। लेकिन उसमें भी देखें जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है वो तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए काम कर सकता है, लेकिन जो बड़े गद्दागर हैं या जिस तरह देखें, आपने देखा है कि कई लोग जैली किस्म के लंगड़े बने हुए हैं, किसी ने बाजू किसी छुपाए हैं, तो जो इस तरह के लोग हैं उनके लिए तो डेफिनेटली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उनका बहुत बड़ा रोल बनता है। और मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों इस पर ख़ास तौर पर एक कैबिनेट में भी बात हुई है और जिसमें हमने सब बातें तो बस कैबिनेट में इजलास हो जाते हैं, मीटिंग्स होती हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। देखिए वो ठीक है, आप दुरुस्त कह रही हैं कि पिछले कम से कम 30-35 साल में इस पर काम होना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ी साइट है जिस पर काम होने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन अभी हमने प्रपोज़ल दी है कि इसको कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन हल ये है कि हमारा जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है ये बड़ा इस पे अपना। सर वो तो आधा बंद पड़ा है, सेफ सिटी के कैमरे तो आधे खराब पड़े हैं, वो तो बेचारा जिस काम के लिए बनाया गया था उससे वो भी नहीं काम लिया जा रहा। वो देखें बंद पड़े होना तो ये तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें के भी ख़राब भी हो सकती हैं, लेकिन हमने प्रपोज ये किया था कि जिस चौक में ट्रैफिक पुलिस के वार्डन्स खड़े होते हैं हमें उनकी ड्यूटी लगाना था कि उस चौक में बच्चों को मांगने न दे, जबकि होता ये है कि इधर वार्डन खड़ा होता है, इंस्पेक्टर भी खड़ा होता है और बच्चे उनकी सरपरस्ती में भीख मांग रहे हैं। तो हाँ जी, तो जब तक मैं समझता हूँ कि हम इन अदारों को एंगेज ना करेंगे तो फिर किसी भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो कम से कम स्टार्ट तो लेना चाहिए। जुनैरा, रिहैब सेंटर्स की आप बात बता रही थी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या प्लान कर रहा है? बिल्कुल, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इस साइट पर आ रहा है कि अब जो है नई बिल्डिंग बनाई चाहिए जहाँ पे ये बच्चों को अगर रखें तो मिनिममली 2 महीने तक उनको अपने पास रखें, उनकी एक ब्रेन वॉशिंग की जाए कि आप लोग का काम मांगना नहीं है, आप लोग को पढ़ना है, और उनको बेसिक्स सिखाई जाए ताकि उनमें थोड़ा सा जज्बा पैदा हो पढ़ने का। और यकीनन अगर हम वर्बली किसी को कहते रहेंगे कि नहीं जी आप ये छोड़ के ये कर लें, तो उसे कैसे पता चलेगा जब तक उसे एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। तो इसलिए अब ये प्रपोजल बनाया जा रहा है कि अब एक नई बिल्डिंग भी बनाई जाए, क्योंकि इस वाली बिल्डिंग में 300 की कैपेसिटी है। अगर ओवरऑल पंजाब में देखा जाए तो जितने भी ब्यूरोज हैं उसमें 800 की कैपेसिटी है और 10,000 के करीब जो है बच्चे इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं आज की लाहौर में, बिल्कुल सर्वे के मुताबिक। और 800 हमारे पास कैपेसिटी है, मतलब कि आप देखें कि 9,100 कैपेसिटी है पूरे पंजाब, बिल्कुल पंजाब की बात करें, और बाकी सारे उसी तरह से घूम रहे हैं। और अगर आप 800 बच्चा मैक्सिमम पकड़ भी लेते हैं, जो कि अभी इसमें से 300 वो बच्चे हैं जो कि ब्यूरो के अपने ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, जो कि कूड़े से मिल गया कोई बच्चा या किसी को उसके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसको छोड़ जाते हैं, या कुछ इस तरह की जो स्टोरीज हैं उनकी, और उनको वहाँ पर वो परमानेंट वहाँ पर रहते हैं, जिसमें से अभी 250 जो है लास्ट मंथ का जो उनके पास स्टैटिस्टिक्स थे वो थे। बाकी 50 बच्चों की कैपेसिटी है। यकीनन जब बैगर्स को पकड़ते हैं तो वो एक ओवर बर्डन हो जाता है, उनको एक रूम में बंद करना पड़ता है, और कोविड की वजह से पहले तो पकड़ ही नहीं रहे थे, लेकिन अब 2 रूम्स मुख्तस किए गए हैं कि जहाँ बाहर के बैगर्स आएंगे और वो वहीं रहेंगे और वहीं से उनको रिलीज कर दिया जाएगा। उनको एक कमरे में बंद करेंगे, जब उनके लिए कोई अगला प्लान नहीं होगा तो वही जैसे एजाज साहब कह रहे थे कि एक बंद गली है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, उनको वैसे ही छोड़ दिया जाता है, कुछ से वैसे ही कमिटमेंट ले ली जाती है। कुछ पेरेंट्स हैं वो चले जाते हैं, जैसे जुनैरा ने पहले बताया, ये बात की ऐसी बात नहीं है कि बच्चा वैसे ही खड़ा है तो उसको पकड़ लिया, उसको भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है। और मैं खुद जब गया हूँ तो हमने एक बच्चे से पूछा तो उसने बताया जी कि पूरी उनकी टीम है, वालिद वालदा तक जो है वो वहाँ बैठे हुए थे। बिल्कुल सर, ऐसा होता है, पूरा खानदान, पूरा खानदान। और हमने पूछा कि आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी सुबह हम स्कूल जाते हैं, रात को हम ये करते हैं। अच्छा, तो मुझे एजाज साहब ये बताइए सर कि बड़ा एक बुनियादी सा सवाल है कि ये जो बच्चे या फिर हमारे घर के बच्चे या कोई भी बच्चा, स्टेट पर क्या जिम्मेदारी है? उस बच्चे का क्या हक है कि वो पाकिस्तान का शहरी है, उसके माँ बाप एक टूथपेस्ट भी खरीदते हैं, एक खाना भी खरीदते हैं, एक रोटी भी खरीदते हैं, तो उस पर वो टैक्स अदा कर रहे हैं। उस बच्चे को बुनियादी हकूक कौन कौन से मिलने चाहिए? स्टेट की क्या जिम्मेदारी है बुनियादी हकूक की? मैं बात देखिए, मैं बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि हर जो बच्चा है
और उसके लिए एक कमीशन भी कायम है जो CRC है। आईने पाकिस्तान क्या बताता है कि हमें कौन से हक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर इंसान जो है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, उसके बुनियादी जो राइट्स हैं वो उसको मिलने चाहिए, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, और उसके बाद ये जो बुनियादी असूल है। हमारे बच्चे जो है ये हमारा सरमाया है और इनको महफूज करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मैं यकीन करें कि जो लोग बिल्कुल ज़रूरत के मुताबिक वीक मांग रहे हैं वो 5% है। 95% इसलिए मांग रहे हैं कि ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है। देखिए मजदूर बेचारा सारा दिन हड्डियां तुड़वाता है, 500 रुपए पाता है, और ये जो है ये मौज मस्ते 2-3 हज़ार रुपए कमा के घरों को जा रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि रियासत वो 5% की तो जिम्मेदारी ले सकती है, लेकिन जो 95% प्रोफेशनल लोग हैं जो एक माफिया के जरिए काम करते हैं, उनको तो डेफिनेटली उनके जरिए तो ऑपरेशन ही की ज़रूरत है। तो इस तरह देखें, ये थोड़ा सा मिक्स हो जाती हैं चीज़ें। रियासत जहाँ अपना काम पूरा करती है, लेकिन जब दूसरे लोग आकर उस माफियाज वहाँ मिल जाते हैं तो यकीनी तौर पर वहाँ मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। आप शाम को कभी माल रोड पे चले जाएं, आपको बहुत अच्छे अच्छे घरों के लोग जो हैं वो इस काम में आपको मुलव्वस नज़र आएंगे। तो ये जब तक मैं समझता हूँ कि अखलाकी तौर पर सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी बनती है एज ए सिटीज़न कि हम उनको। एजाज साहब, जराइम में बहुत इजाफा होता जा रहा है, इनकी वजह से जराइम बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इनको नहीं मालूम कि तरबियत क्या है, इनको नहीं पता कि अच्छाई और बुराई क्या है, इनको स्याह और सफ़ेद का इनको नहीं पता। इनको बस ये पता है कि हमें चीज़ चाहिए, वो हमें छीन के चाहिए, वो हमें चोरी से चाहिए, वो हमें किसी भी तरह से चाहिए, बस हमें अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है। मैं समझता हूँ कि ये जो बेगरीज के बारे में आप बात कर रहे हैं और इसके साथ जो क्राइम जो आप लिंक की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में कम है, और अगर आप दूसरे ममालिक में देखें, अमेरिका में तो ये बहुत ज़्यादा है, बेगरीज भी बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा वो छीन के ले जाते हैं अगर उनको कोई नहीं दे रहा तो। लेकिन यहाँ पे शुक्र है कि इस तरह की बात नहीं है कि आपसे कोई छीन के ले गया या इस तरह। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हमें मिलजुल कर सिविल सोसाइटी को भी इसमें अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसी लानत है कि इस पे हम सब मिलकर इत्तेफाक के साथ, रियासत से साथ साथ सिविल सोसाइटी मिलकर और सब मीडिया सब मिलकर काम करेंगे तो फिर इस पर काबू पाया जाए। सर, सजाएं क्या हो सकती हैं इनके लिए? अभी जो सजाएं देखें, जब तक अभी जो कानून मौजूद है वो ऐसा नहीं है कि जिसमें इनको बहुत ज्यादा को पनिश किया जा सके। कानून में आप तब्दीली लाना चाह रहे हैं और नए कानून बनाने और मुतारिफ कराने के हवाले से बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जुनैरा, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुसलसल बात की जाती है जी रियासती इदारों की, लेकिन हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ की मजम्मत करनी है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।